हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। सो आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन केस ऑफ पार्टली ओन सब्सिडरी। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली किसी भी टॉपिक के ऊपर जा सकते हैं। लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिस्कशन देके इस लेक्चर में किन किन पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टली ओन सब्सिडरी का क्या मतलब होता है। इसके बाद हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में देखेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा हम जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी बैलेंस शीट में जो ऑलरेडी रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस या अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस वगैरह जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एक्विजिशन से पहले, उनका हम क्या करेंगे ये देखेंगे, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे दोनों चीज़ों से रिलेटेड। मेन जो आज के लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन है वो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट और जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस या अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस है उससे रिलेटेड है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पार्टली ओन सब्सिडरी का क्या मतलब होता है। सो पार्टली ओन सब्सिडरी का मतलब है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के अंदर जो शेयर्स खरीद रखे हैं वो 100% नहीं है, बल्कि 50% से ज़्यादा, लेकिन 100% से कम है। इसे हम बोलते हैं ऐसी सब्सिडरी को हम बोलते हैं पार्टली ओन सब्सिडरी। सो अगर मान लीजिए कोई सब्सिडरी कोई कंपनी है और किसी बड़ी कंपनी ने उसके 70% शेयर्स परचेज कर लिए, तो ये जो सब्सिडरी है ये पार्टली ओन सब्सिडरी कहलाएगी। अब होता क्या है कि कोई भी कंपनी होती है तो उसके काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन के पास सारे शेयर्स हो, और जितने भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो सारे शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स जो कंपनी उनको ख़रीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए आ रही है, उसको बेचने में इंटरेस्टेड हो। तो जो शेयर होल्डर्स सामने वाली कंपनी को अपने सहूलियत के लिए, हम उसे पहले से ही होल्डिंग कंपनी बोल देते हैं, उस होल्डिंग कंपनी को जो है अपने शेयर नहीं बेचना चाहते हैं और नहीं बेचते हैं, उसे हम बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनके पास जितने शेयर होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं, इनका नंबर माइनॉरिटी में होता है, इसलिए हम इसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बोल देते हैं। तो लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। हमारे पास ये दो कंपनी है, एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के 10 शेयर होल्डर्स हैं और टोटल शेयर्स जो हैं इसके मान लीजिए 5000 शेयर्स हैं, और हर एक शेयर होल्डर के पास 500 शेयर है। ओके और 10 में से 8 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो एच लिमिटेड इनके पास ऑफर लेके इनको अक्वायर कर रही है। 8 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो आप एच लिमिटेड को अपने शेयर सेल करने में इंटरेस्टेड है, तो वो उनको सेल कर देते हैं। तो 4000 शेयर्स एच लिमिटेड के पास चले गए, लेकिन 2 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो मना कर देते हैं, वो नहीं बेच रहे अपने शेयर्स, उनको अपने शेयर्स रखने हैं। सो वो नहीं बेचते, तो वो अभी भी इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। इसकी ओनरशिप में उनका हिस्सा है उन 2 शेयर होल्डर का जिनके पास टोटल शेयर हैं 1000। ओके सो मेजोरिटी ऑफ द शेयर चले गए होल्डिंग के पास इस कंपनी के, और माइनॉरिटी ऑफ द शेयर जो है, मतलब जो कम नंबर हैं शेयर्स, वो चले गए, वो अभी भी हैं पुराने वाले शेयर होल्डर्स के पास। अब ये जो शेयर होल्डर ऑलरेडी पहले से ही इस कंपनी के शेयर होल्डर थे, ये होल्डिंग कंपनी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड नहीं है, होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं है, ये होल्डिंग कंपनी में काम नहीं करते, होल्डिंग कंपनी से इनका कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए हम इन्हें आउटसाइडर्स भी बोलते हैं। ओके सो इनको हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं, और होल्डिंग कंपनी के नज़रिए से ये आउटसाइडर्स हैं। नाउ अभी जो आउटसाइडर है ये भी ओनर है सब्सिडरी कंपनी के, उसके शेयर होल्डर हैं, उसके ओनर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सब्सिडरी कंपनी के जो भी शेयर्स हैं, उनकी जो शेयर कैपिटल है, इसकी जो रिजर्व्स हैं, इसके जो प्रॉफिट या लॉस, दोनों में से किसी का भी बैलेंस है, उन सब पे इनका भी उतना ही हक है जितना कि बाकी शेयर होल्डर्स का है। ओके सो ये कैपिटल में भी अपना हिस्सा लेंगे, ये प्रॉफिट्स में भी हिस्सा लेंगे, ये रिजर्व्स में भी हिस्सा लेंगे। अब ये जो हिस्सा लेंगे सब्सिडरी कंपनी में से, सब्सिडरी कंपनी के मेजोरिटी ऑफ द शेयर जो है वो है होल्डिंग कंपनी के पास। ओके तो एक तरह से मेन ओनर इसकी है होल्डिंग कंपनी। ये शेयर होल्डर सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स में से या कैपिटल में से जो भी हिस्सा लेंगे वो होल्डिंग कंपनी को देना पड़ेगा, राइट। सो होल्डिंग कंपनी के लिए ये जो आउटसाइडर्स हैं इनको दिया जाने वाला शेयर लाइबिलिटी होती है। इसीलिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बेसिकली मतलब है सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का
जो इंटरेस्ट होता है या जो राइट होता है, जो हिस्सा होता है, जो शेयर होता है, उसे हम बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, सो जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है उसके लाइबिलिटी साइड के ऊपर शो करते हैं। आप यहाँ देखोगे, सो शेयर कैपिटल के ठीक नीचे, होल्डिंग कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसके ठीक नीचे हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाते हैं कि जो भी सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल या रिजर्व्स या प्रॉफिट्स या अनअमोर्टाइज एक्सपेंस भी जो आएगा उसमें जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा है वो होल्डिंग कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, तो वो इतना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने पार्टली ओन सब्सिडरी देख लिया क्या होती है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स देख लिया क्या होते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मीनिंग देख लिया कि क्या होता है। अब हम आते हैं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का प्रोपोर्शनेट शेयर उनकी पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर सब्सिडरी कंपनी की, ठीक है। प्रोपोर्शनेट शेयर का मतलब है कि जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में होल्डिंग कंपनी के पास 4000 शेयर्स थे सब्सिडरी के और इनके पास माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास 1000 शेयर्स थे। टोटल शेयर्स थे उस कंपनी के 5000। तो अगर हम इनका प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं कि किसके पास कितनी होल्डिंग है इनकी सब्सिडरी कंपनी की, तो जो आपकी होल्डिंग कंपनी है उसके पास 80% शेयर हैं सब्सिडरी के और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास 20% है। तो ये प्रोपोर्शन है। इस प्रोपोर्शन के अंदर शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल का हिस्सा, इस प्रोपोर्शन के अंदर रिजर्व्स और इस प्रोपोर्शन के अंदर क्रेडिट या डेबिट बैलेंस P&L अकाउंट का ये सारा बटेगा दोनों के अंदर। ओके, नाउ प्रोपोर्शनेट शेयर इन रिजर्व जो है वो प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड दोनों का ही लिया जाएगा। प्री एक्विजिशन पीरियड जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस दिन कंपनी को एक्वायर किया जाता है, जो आपकी सब्सिडरी कंपनी है, जिस दिन उसका एक्विजिशन होता है उस डेट से पहले का पीरियड प्री एक्विजिशन कहलाता है और उस डेट से लेकर आगे का जो है वो पोस्ट या बाद का जो है वो पोस्ट एक्विजिशन का पीरियड कहलाता है। अब आप देखो, जब एक्विजिशन हुआ, ठीक है, तो अपने एग्जांपल में लेते हैं कि एस लिमिटेड थी, ये काम कर रही थी। ओके, अब 1 अप्रैल फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2010 को एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को अक्वायर कर लिया, ठीक है। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे वो इस टाइम पे भी इसके शेयर होल्डर रहे थे। इस टाइम 10 थे, बाद में 2 हो गए थे, तो वो इस टाइम पे भी इसके शेयर होल्डर थे प्री एक्विजिशन वाले पीरियड में, और आगे भी अभी भी वो 2 शेयर होल्डर जो हैं वो अभी भी इसके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। यानी जो भी रिजर्व या जो भी प्रॉफिट प्री एक्विजिशन पीरियड से रिलेटेड है उसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर का हिस्सा है, और जो भी आपका रिजर्व या प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन से रिलेटेड है उस पे भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा है। इसीलिए प्री एक्विजिशन हो या पोस्ट एक्विजिशन हो, दोनों पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा होगा, रिजर्व में भी और P&L अकाउंट के क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस दोनों के ऊपर, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट शेयर निकालेंगे हम कि इस केस में माइनॉरिटी को 20% शेयर मिलेगा क्योंकि उनके पास, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास इस सब्सिडरी कंपनी के 20% शेयर्स हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें थोड़ा सा और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर फंड एक बेसिक बैलेंस शीट बना के दे रखी है 31 मार्च 2011 की। ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है। कैपिटल दे रखी है आपको, रिजर्व दे रखे हैं। रिजर्व सिर्फ होल्डिंग कंपनी की है। लाइबिलिटी दे रखी है, हमें पता है लाइबिलिटी का क्या करना है, हमें जोड़ देना है बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर, और एसेट को भी हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर जो है वो जोड़ देना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, सबसे पहले आप ये चेक करो क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कोई चक्कर है, क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं और क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट का चक्कर है। तो आप देखोगे इन्वेस्टमेंट पे लिखा हुआ है इन 60% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। इसका मतलब ये है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के सिर्फ 60% शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, सिर्फ 60% शेयर्स उन्होंने परचेज कर रखे हैं। अब आप सब्सिडरी कंपनी के अगर शेयर्स को देखोगे तो उनकी वैल्यू है टोटल 5 लाख रुपीज़ के टोटल शेयर हैं, लेकिन आपकी होल्डिंग कंपनी ने सिर्फ 60% शेयर्स परचेज किए हैं। यानी होल्डिंग कंपनी का जो शेयर है इस शेयर कैपिटल में वो है 3 लाख के इक्वल। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनका जो शेयर है इन सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल में वो है 2 लाख रुपीज़ के बराबर।
सो 30,000 शेयर एच लिमिटेड के हैं और 20,000 शेयर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हैं। इतना क्लियर है। अब हम निकाल लेते हैं कि इसका प्रोपोर्शन क्या है। तो प्रोपोर्शन तो जैसे इसमें दे ही रखा है 60%, 60% इसका है और 40% इनका है। ओके, तो ये अपने पास रेशो आ गया, एक प्रोपोर्शन आ गया, हर चीज़ अब इसमें बढ़ जाएगी। दो चीज़ें आप एक साथ निकाल सकते हो, गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालेंगे हम, कितनी है, और इसके साथ साथ हम निकाल लेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, सो गुडविल निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कितना पे किया था होल्डिंग कंपनी ने 3 लाख रुपीज़ पे किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं सब्सिडरी कंपनी के अंदर। क्या मिला है इन्हें इस इन्वेस्टमेंट के बदले? शेयर्स कितने मिले हैं? 3 लाख रुपीज़ के। ओके, 3 लाख रुपीज़ के ही शेयर थे और 3 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए गए हैं, यानी कोई डिफरेंस नहीं है, नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 3 चीज़ें आती हैं, शेयर्स, रिजर्व और प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं है, रिजर्व नहीं है, सिर्फ शेयर है। तो शेयर कैपिटल कितनी है इनके पास? 2 लाख रुपए की, जो इनकी हिस्सेदारी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल था, सब कुछ आगे सामने ही लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। बेसिकली आपको समझाने के लिए है कि इन दोनों का प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, कि होल्डिंग कंपनी का कितना रेशो है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का कितना है। इसका फ़र्क सिर्फ पड़ेगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते समय और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते समय। इसके अलावा इस क्वेश्चन पे इसका और कोई फ़र्क असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालते समय हम जो भी यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का शेयर लेते हैं, सब्सिडरी के अंदर जो होल्डिंग का शेयर है, तो होल्डिंग का जितना शेयर होगा उतना ही ले सकते हैं। यहाँ पे होल्डिंग का शेयर था 60%, तो हम सिर्फ 60% ही लेंगे। इसको नेट एसेट वाले तरीके से अगर आप निकालोगे तो 5,80,000 में से 80,000 आप माइनस कर दोगे तो टोटल नेट एसेट सब्सिडरी कंपनी की है 5 लाख। इस 5 लाख की नेट एसेट में होल्डिंग कंपनी का 60% शेयर है और सब्सिडरी कंपनी का 40% शेयर है। अगर आप ये शेयर निकालोगे तो ये आएगा 3 लाख और ये आएगा 2 लाख। तो आप चाहे इसको नेट एसेट के तरीके से निकाल लो, चाहे इस तरीके से निकाल लो, बात एक ही पड़ती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। इसमें देखते हैं हम, क्योंकि अब हमारा गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला कुछ चक्कर पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। हाँ है, क्योंकि 60% शेयर ही परचेज किए हैं आपने, तो 60% शेयर परचेज किए, इसका मतलब होल्डिंग का और सब्सिडरी का जो रेशो है वो 60-40 का रेशो है। अब हम निकालेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व और इसके अलावा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, सो हमने जो पे किया है, इन्वेस्टमेंट जो हमने की है 3,20,000 रुपये की है। हमसे मेरा मतलब है होल्डिंग कंपनी, हम खुद को होल्डिंग कंपनी के उसमें रख के चलते हैं, क्योंकि हम जिस कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं हम अपने आप को उसकी जगह पे रख के चले तो ईजी पड़ता है। ओके, सो क्या क्या हमें मिला है? सिर्फ शेयर कैपिटल ही है। ठीक है, नेट एसेट के उस पर सिर्फ शेयर कैपिटल है, शेयर्स में ही इन्वेस्ट किया है और कुछ नहीं है, रिजर्व नहीं है, प्रॉफिट नहीं है एस लिमिटेड का, ना ही अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस वगैरह कुछ है। सो शेयर्स लिख देंगे यहाँ पे, और 60% हमने होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है, तो 5 लाख का 60% बनता है 3 लाख। ओके, सो 3,20,000 हमने पे किए हैं, शेयर्स हमें मिले हैं 3 लाख रुपीज़ वर्थ के, तो ये जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा हमने पे किया है ये है गुडविल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास तो सिर्फ शेयर कैपिटल ही है, क्योंकि ना ही रिजर्व्स है ना ही प्रॉफिट है। सो शेयर कैपिटल वही 40%, तो टोटल शेयर कैपिटल एस लिमिटेड की उसका 40% आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सिंपल। अब गुडविल निकाल ली हमने, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लिया हमने। अब हम इसका बैलेंस शीट में क्या करें? बैलेंस शीट में ये चीज़ कहाँ जाएगी? तो मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल जब आप लिखते हो होल्डिंग कंपनी की, तो ये 20 लाख रुपए है, तो होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल चली जाएगी 20 लाख। इसके ठीक नीचे हम लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को जो भी इनका शेयर है शेयर कैपिटल में, रिजर्व में या प्रॉफिट में, ये चला जाएगा आपका यहाँ पे 2 लाख। ओके, और गुडविल का हम क्या करेंगे? हमें मालूम है एसेट के अंदर हम इनटेंजिबल एसेट में इन्हें शो कर देते, तो इनटेंजिबल एसेट के अंदर हम ये 20,000 रुपीज़ शो कर देंगे, दैट्स इट। ओके, बाकी सब सिंपल, बाकी सब सिमिलर है। रिजर्व आएगा सिर्फ इनका होल्डिंग कंपनी का 1,40,000 कितना, ये 6 लाख।
लाइबिलिटी दोनों की जुड़ के आएगी और एसेट्स दोनों की जुड़ के आएंगी, ठीक है। इसी चीज़ को आप नेट एसेट मेथड से भी निकालोगे तो सेम वही चीज़ निकलेगी। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और देखते हैं हम। इसमें भी वही चीज़ है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वही है, 60% शेयर खरीदे हैं, 60-40 का रेशो बन रहा है आपका। पे आपने जो किया है वो किया है 2,80,000, यहाँ कैपिटल रिजर्व निकलेगा, और आपको जो शेयर कैपिटल में हिस्सा मिला है हमें होल्डिंग कंपनी को, वो मिला है इसका 60% यानी 3 लाख रुपीज़। सो हमने 20,000 रुपये कम पे किए हैं। अगर हमने कम पे किए हैं तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व को हम डाल देंगे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। बाकी कुछ भी अलग नहीं है, बाकी सब सिमिलर रहेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वही हमारा 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ओके, 7th इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। अब 7th इलस्ट्रेशन में एक जो है चीज़ जो इन्होंने अब बढ़ रही है, एक्स्ट्रा हो रही है, वो हो रही है यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी के इसमें देखोगे बैलेंस शीट में तो आपको रिजर्व भी दिखेगा और आपको सरप्लस उसका बैलेंस भी दिखेगा, और अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये आप पॉइंट है आपका, जब आपकी बैलेंस शीट के अंदर अगर पार्टली ओन सब्सिडरी है और उसके अंदर ऑलरेडी आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेज या अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस या प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस या फिर रिजर्व्स सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तब हमें क्या करना है। ओके, सो होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी को खरीदती है तो मैंने बताया था वो उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करती है और नेट एसेट जो है उसको मिलती है। शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। अगर सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स हैं तो एक तरह से वो रिजर्व्स में भी इन्वेस्ट करती है, और अगर उसके पास पहले से ही कोई सरप्लस का बैलेंस बचा हुआ है प्रॉफिट या लॉस का, तो वो उसके अंदर भी इन्वेस्ट करती है। ये इक्वल होता है नेट एसेट के, ठीक है। अभी तक बिल्कुल हम सिंपल सिर्फ सब्सिडरी के शेयर कैपिटल थी और कुछ नहीं था, लेकिन होल्डिंग कंपनी जब उसमें अपना इन्वेस्ट करती है तो उसके शेयर्स में भी इन्वेस्ट करती है, उसके रिजर्व्स में भी इन्वेस्ट करती है, उसके प्रॉफिट्स में भी इन्वेस्ट करती है। प्रॉफिट या लॉस कोई भी सिचुएशन हो सकती है, दोनों में से कोई भी केस, ये इक्वल होता है नेट एसेट के, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स नेट एसेट जो है वो रिसीव होती है, एसेट और लाइबिलिटी दोनों चीज़ें, सो नेट एसेट बन जाता है वो, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, पहले मैंने ऊपर बताया माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल में हिस्सा होता है, रिजर्व्स में हिस्सा होता है और प्रॉफिट्स में हिस्सा होता है। ऐसे ही होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी के शेयर कैपिटल में हिस्सा होता है, रिजर्व में हिस्सा होता है, प्रॉफिट में हिस्सा होता है, ठीक है। सेम चीज़ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट में हिस्सा होता है, और होल्डिंग कंपनी का भी इनकी नेट एसेट में हिस्सा होता है। दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। चाहे इन दोनों का नेट एसेट में हिस्सा निकाल लो, चाहे इन दोनों का इन चीज़ों में हिस्सा निकाल लो, वो चीज़ सेम आएगी। यहाँ पे एक अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस और हो जाएगा। अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है तो अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस को हम इन तीनों में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। ओके, आज ओके, अनअमोर्टाइज एक्सपेंस का मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अनअमोर्टाइज एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो टाइम टू टाइम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, टाइम टू टाइम अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट्स में से राइट ऑफ करते जाते हैं। सो इसलिए हम इसको यहाँ से जो है प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, और इनका जो बेनिफिट होता है अनअमोर्टाइज एक्सपेंस का वो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में रिसीव नहीं होता, ये आगे तक हमें रिसीव होता जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने इलस्ट्रेशन की तरफ। 7th इलस्ट्रेशन कर रहे हैं हम। तो ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई हो यहाँ पे। 7th इलस्ट्रेशन में अब हम देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। यहाँ देख लो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 100% शेयर खरीद रखे हैं, इट मीन्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं है। चलो एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब हमें निकालनी है सबसे पहले गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कैपिटल रिजर्व, दोनों में से क्या है, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं है यानी इनमें 100% होल्डिंग कंपनी की है,
ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि हमने पे कितना किया है। इन्वेस्टमेंट की है हमने 6,25,000 रुपये की, तो यहाँ पे हमने 6,25,000 रुपये लिख दिए। अब हमें मिला क्या है, मिल क्या रहा है हमें इस इन्वेस्टमेंट के बदले? हमें शेयर कैपिटल मिल रही है सब्सिडरी कंपनी की, उसके उसमें हिस्सा मिल रहा है पूरा 100%, 6 लाख। हमें उसके रिजर्व्स में हिस्सा मिल रहा है 65,000 पूरा, क्योंकि 100% ही खरीद दी है हमने होल्डिंग। और उसके सरप्लस में हमें हिस्सा मिल रहा है पूरा, जो कि है आपका 10,000। ओके, सो इनको हम कर लेंगे टोटल, ये आएगा 6,75,000 माइनस अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। इसमें भी एक बात याद रखना, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस में भी होल्डिंग और सब्सिडरी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स दोनों का हिस्सा होता है। तो इसमें भी अगर मान लीजिए यहाँ पे 100% होल्डिंग ना होके 70-30 या ऐसे कोई रेशो होता, तो अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस में भी हम 70% ही लेते होल्डिंग कंपनी का। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारे पास फिलहाल 100% है, तो 100% ही लेंगे। ये है आपका 50,000। ओके, सो इसका बैलेंस आ गया 6,25,000। तो 6,25,000 की ही हमें जो है सारी चीज़ें मिल रही हैं, और 6,25,000 ही हमने इन्वेस्ट किया है। इट मीन्स ना कोई गुडविल है, ना कोई कैपिटल रिजर्व है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी चीज़ को मैं नेट एसेट मेथड से निकाल के दिखाती हूँ आपको। नेट एसेट निकालते हैं सबसे पहले। तो 7,20,000 एसेट है सब्सिडरी की, और 95,000 है इसकी लाइबिलिटी। तो इसमें से मैं एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ। ये आएगा 6,25,000। देख रहे हो, नेट एसेट भी 6,25,000 है, ठीक है। आपने पे भी 6,25 किया है, मतलब ना कोई गुडविल है, ना कोई कैपिटल रिजर्व है। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। बैलेंस शीट आपकी से बिल्कुल इजीली बनेगी। ना गुडविल है, ना कैपिटल रिजर्व है, ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। सिंपल सी बैलेंस शीट बनेगी। हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे, इनका शेयर होल्डर्स का पूरा कैपिटल दिखाएंगे, शेयर कैपिटल, इनका ही रिजर्व दिखाएंगे, इनका ही हम सरप्लस अकाउंट दिखाएंगे। दोनों लाइबिलिटी को जोड़ के दिखाएंगे और दोनों एसेट को जोड़ के दिखाएंगे। दैट्स इट। ओके, 8th इलस्ट्रेशन में देखते हैं अब हम। सबसे पहले क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ये निकालना पड़ेगा। तो 6 लाख की कैपिटल है टोटल, 10 रुपये का एक शेयर है, यानी शेयर्स हो गए, नंबर ऑफ शेयर हो गई 60,000, और 60,000 शेयर्स ही आपने परचेज कर रखे हैं। इट मीन्स आपके पास 100% होल्डिंग है। सो 100% होल्डिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कोई भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। ओके, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं है, एक बात क्लियर है। अब देखते हैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व का क्या सिचुएशन है। ठीक है, पेड सबसे पहले देखेंगे हमने पे कितना किया है। इन्वेस्ट हमने कर रखा है 6,50,000, ठीक है। हमें मिल के आ रहा है इसके बदले में, शेयर कैपिटल में हिस्सेदारी हमारी है पूरी 100%, 6 लाख। रिजर्व्स भी हमारे पास पूरे आएंगे उस कंपनी के, 65,000 हमारा पूरा राइट है इनके ऊपर। और सरप्लस पे भी होल्डिंग कंपनी का पूरा 100% शेयर है, 10,000। ये हो गया 6,75,000। अनअमोर्टाइज एक्सपेंस है, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें भी 100% है पूरा हमारा, तो ये 50,000 पूरे होल्डिंग कंपनी के है। बैलेंस बच गया 6,25,000। 6,25,000 वर्थ की आपने नेट एसेट परचेज किए हैं, और 6,50,000 आपने उसके लिए पे किया है, यानी 25,000 रुपये ज़्यादा पे किया है। तो ये 25,000 रुपये क्या है, गुडविल। ओके, सेम चीज़ को नेट एसेट से भी निकाल सकते हो। तो 7,20,000 एसेट है, माइनस लाइबिलिटी है 95,000, ये आ जाएगा आपका 6,25,000। सेम चीज़, ओके। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। ऐसे ही आपका ये 9th इलस्ट्रेशन है। 9th इलस्ट्रेशन में आपका कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आएगा, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, इसको आप कर सकते हैं आराम से। ओके, अब बढ़ते हैं हम 10th इलस्ट्रेशन की तरफ। 10th इलस्ट्रेशन में अब एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा, यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले वही, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है या नहीं, और है तो कितना, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शन क्या है। सो यहाँ पे देखो 7,500 शेयर्स हमने परचेज किए हैं सब्सिडरी के। एस लिमिटेड के 10 लाख रुपीज़ शेयर कैपिटल है, 100 रुपीज़ ईच का एक शेयर है, तो यानी नंबर ऑफ शेयर हो गए आपके 10,000। और हमने होल्डिंग कंपनी ने जो परचेज करे हैं वो करे हैं सिर्फ 7,500। 7,500 का अगर मैं रेशो निकालती हूँ 10,000 से, तो ये आता है आपका 75%। यानी होल्डिंग कंपनी जो है उसका शेयर है 75%, और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनका शेयर है 25%। किस चीज़ में 75 और किस चीज़ में 25? शेयर कैपिटल में,
रिजर्व्स में सब्सिडरी कंपनी की बात हो रही है, सरप्लस में, या फिर लॉस है तो लॉस में, और अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस में, या फिर हम कह सकते हैं नेट एसेट में। इसके अंदर इन दोनों का ये अलग अलग हिस्सा है। ओके, अब क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। यहां हम निकालेंगे गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, एंड देन यहां हम निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, सो हमने कितना पे किया है, हमने कितना इन्वेस्ट किया है, 12 लाख। ओके, और क्या क्या मिल रहा है हमें, शेयर कैपिटल में कितना शेयर है हमारा सब्सिडरी कंपनी के, 10 लाख रुपीज़ की टोटल है, लेकिन हमने 75% ही खरीदा है, तो इसका 75% अगर आप निकालोगे तो 7,50,000 आएगा। रिजर्व्स में हमने जो है जो हमें मिल रहे हैं, तो रिजर्व भी 75% ही मिलेंगे। इसके रिजर्व से 3,20,000, इसका 75% निकाल लेते हैं, ये आएगा 2,40,000। सरप्लस में भी हमारी हिस्सेदारी है होल्डिंग कंपनी की, वो 75% ही है, सरप्लस का बैलेंस है इतना, इसका 75% निकालोगे तो ये आ जाएगा 75,000। टोटल कर लेते हैं इनका, uh, 10,65,000 माइनस अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, और इसमें भी हमारा 75% ही रेशियो निकलेगा। सो ये हो जाएगा आपका 12,000। 12,000 का 75% अगर मैं निकालती हूँ तो ये आता है मेरा 9,000। बैलेंस बच गया हमारे पास, इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ, $10,56,000। ओके, सो 10,56,000 वर्थ की ये जो भी कैपिटल रिजर्व सरप्लस वगैरह हमें मिला है, इसके लिए हमने 12 लाख पे किए, 12 लाख पे किए, ज़्यादा पे किया है। ठीक है, 1,44,000 रुपये ज़्यादा पे किए हैं, ये है गुडविल। ओके, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं 25%, शेयर कैपिटल में 25%, 2,50,000। रिजर्व्स में निकाल लेंगे हम 25%, तो ये आएगा आपका 80,000। सरप्लस का 25%, 1 लाख है ना, ये आ जाएगा 25,000। इन सब का कर लेते हैं टोटल, टोटल आएगा इसका 3,55,000 माइनस अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, इसका भी 25%। सो 9,000 वहाँ था, यहाँ चला जाएगा 3,000, बैलेंस बच गया 3,52,000 रुपीज़। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल के ठीक नीचे। गुडविल कहाँ जाएगी, इंटेंजिबल एसेट्स में। इसके अलावा क्या क्या आएगा, होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल, होल्डिंग कंपनी का रिजर्व, होल्डिंग कंपनी का सरप्लस, दोनों की एसेट का टोटल, सॉरी लाइबिलिटी का टोटल, और दोनों की एसेट का टोटल, एसेट्स का, बस और कुछ नहीं आएगा बैलेंस शीट के अंदर। ओके, इसी चीज़ को देखो मैं नेट एसेट मेथड से भी निकाल सकती हूँ। सबसे पहले नेट एसेट निकाल लेते हैं। टोटल एसेट है सब्सिडरी कंपनी की 15,68,000 माइनस लाइबिलिटी है 1,60,000। इसको मैं एक बार माइनस कर देती हूँ, तो 15,68,000 माइनस 1,60,000, ठीक है, ये आएगा आपका 14,08,000। इसका 75% ये नेट एसेट है, इसका 75% के ऊपर होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है, इसका 75% अगर आप निकालोगे ये आएगा 10,56,000, और 25% निकालोगे वो आएगा 3,52,000। सेम चीज़, सेम चीज़, ठीक है। तो चाहे आप नेट एसेट से निकालो, चाहे आप इससे निकालो, सेम चीज़ आएगी। आप ऐसा कर सकते हो कि आप क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से निकाल सकते हो और उसको नेट एसेट से क्रॉस चेक कर सकते हो कि मेरा ठीक आया या नहीं आया। ओके, आगे बढ़ते हैं, 11th का इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो 11th के इलस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, ओके, यहाँ पे एक नया पॉइंट आपका स्टार्ट हुआ है, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।
लास्ट इलस्ट्रेशन है आज के लेक्चर का ये। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का क्या मतलब होता है, जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर रही है तो उस टाइम पे जब वो अक्वायर कर रही होती है, हो सकता है कि जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी जो एसेट्स हैं उनको रीवैल्यू किया जाए, दोबारा से देखा जाए कि इनकी वैल्यू क्या है। तो जो रीवैल्यू आप करते हो तो उनकी वैल्यू अगर बढ़ के आती है तो जो बढ़ी हुई वैल्यू आती है उस डिफरेंस में होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स दोनों का शेयर होता है। ओके, सो जैसे हमने शेयर कैपिटल में हिस्सेदारी ली थी, रिजर्व्स में ली थी दोनों की, होल्डिंग की और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की, सरप्लस में ली थी, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस में ली थी, उसी तरीके से ये जो रीवैल्यू होने पे ये जो डिफरेंस आएगा इसके अंदर भी दोनों की शेयर होता है। जितना भी प्रोपोर्शन में आपका वो निकलेगा होल्डिंग दोनों की, उतने प्रोपोर्शन में। सो जब भी आप गुडविल वगैरह निकालते हो, गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, उसके अंदर हम ये जो डिफरेंस है इसको भी कंसिडर करते हैं। और अगर आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब निकालते हो तो उसके अंदर भी हम इस चीज़ को जो है कंसिडर करते हैं। दूसरी चीज़, बैलेंस शीट में जब आप एसेट्स का टोटल लिखोगे तो उसमें जो ये नई वैल्यू आई है रीवैल्यूएशन करके उसे हम लिखेंगे, पुरानी वाली वैल्यू को नहीं लिखेंगे। तो पुरानी वाली वैल्यू को यहाँ पे आप भूल जाओगे, सिर्फ नई वाली वैल्यू को ध्यान में रखोगे। ओके, सो क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो 17,500 शेयर्स हमने परचेज किए हैं एस लिमिटेड के, और इसकी जो कैपिटल है वो है 5 लाख रुपीज़ की। सो 5 लाख डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपके टोटल जो शेयर होल्डर्स बनते हैं 5 लाख है ना, सॉरी मैंने 50,000 लिख दिया, 25,000 शेयर्स बनेंगे ये। इसकी मैं वो निकाल लेती हूँ रेशो। $17,500 डिवाइडेड बाय 25,000, 70%। ओके, ये 25,000 बनेगा, रेशो निकालेंगे तो 17 इज डिवाइडेड बाय 25,000। सो होल्डिंग कंपनी का जो रेशो है ये 70% आया है। तो जो भी आपका बटेगा वो 70% तो इसका होल्डिंग कंपनी का, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा 30%। ओके, निकालते हैं गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कितना पे किया था हमने इन्वेस्टमेंट? 4,25,000। ओके, क्या क्या मिल रहा है हमें? शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज़ की है, इसमें से हमारा 70% जो वो है निकाल लेंगे, 3,50,000 आएगा ये। सो 3,50,000 रिजर्व्स में हिस्सा भी है हमारा, ये भी ऐड हो जाएगा। 75,000 है तो 75,000 का 70% निकाल लेंगे हम, ये हो जाएगा 52,500। इसके अलावा सरप्लस में हिस्सा होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों में, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दे रखा है, हमें पता है अकाउंटिंग में अगर हम ब्रैकेट में डाल देते हैं इसका मतलब है ये नेगेटिव फिगर है, ये लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम माइनस करते हैं। लॉस में भी हमारी उतनी ही हिस्सेदारी है 70%, तो ये हो जाएगा 14,000। देन इसके बाद और कुछ है यहाँ पे, अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस नहीं है, बट अगर अनअमोर्टाइज एक्सपेंस होते तो वो भी माइनस होते 70% वाले करके, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ इन्होंने, फिक्स्ड एसेट्स को आपने रीवैल्यू किया था सब्सिडरी की, 6,75,000 हो गया अब इनकी वैल्यू, पहले थी 6,50,000। जो ये बढ़ोतरी हुई है 25,000 की, इस जो ये डिफरेंस है ये बढ़ा है, इसे हम ऐड कर देंगे इस 25,000 का, जो आपने रीवैल्यूएशन पे ये जो एक्स्ट्रा पैसे जो आपका एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है ये भी, तो ये बढ़ गया है जो ये, इसका 70% निकाल लेंगे 25,000 का, ये आएगा आपका 17,500। ओके, इसको बस अब हम सोल्व कर लेते हैं। सो 3,50,000 प्लस 17,500 माइनस 14,000, ओके 4,06,000 ये आ गया जो टोटल आपको मिला है। और इसके बदले में आपने पैसा कितना दिया है, इन्वेस्ट कितना किया है? 4,25,000। ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, इसका मतलब आपके लिए हो गई गुडविल, ठीक है।
सो 4,25,000 मैं माइनस करती हूँ, 19,000 रुपीज़ की गुडविल है। गुडविल निकल गई। अब निकालते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सो माइनॉरिटी वालों को क्या मिला है? शेयर कैपिटल, वही नेट एसेट में हिस्सेदारी। गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते समय भी हम ये देखते हैं कि नेट एसेट में हमारी कितनी हिस्सेदारी आई है और पैसा कितना दिया है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी वही है, नेट एसेट में कितनी हिस्सेदारी, तो सेम वही चीज़ आएगी जो यहाँ लिखोगे आप, वही यहाँ आएगी। वही शेयर कैपिटल में हिस्सा, रिजर्व में हिस्सा, लॉस में हिस्सा, रिवैल्यूएशन में हिस्सा। इनका प्रोपोर्शन है 30% का, ठीक है। सो 5 लाख का 30% हो जाता है 5 × 15 1.5 लाख रुपए। रिजर्व्स में आप हिस्सा ले लोगे 30%, 75,000 का 30% अगर आप निकालते हो तो ये हो जाएगा 22,500। लॉस में भी हिस्सा आएगा, सो लॉस का निकाल लेंगे हम 14 तो यहाँ ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा 6,000। इसके अलावा रिवैल्यूएशन वाला, ठीक है, 25,000 था, तो 25,000 का 30% निकाल लेंगे हम, ये आएगा 7,500। इसको बस आप सोल्व कर लोगे। सो ये आपका टोटल हो जाएगा 1,74,000। ये आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसको शेयर कैपिटल के नीचे दिखा दोगे, गुडविल को इंटेंजिबल एसेट में दिखा दोगे, ठीक है। और बाकी क्या दिखाओगे? एच लिमिटेड की कैपिटल, एच लिमिटेड का रिजर्व, एच लिमिटेड का प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं, तो ये और कुछ नहीं आएगा। इन दोनों की लाइबिलिटी को ऐड करके दिखाओगे और इनकी एसेट्स को ऐड करके दिखाओगे। और एसेट्स में किस चीज़ को ऐड करोगे? करंट एसेट, करंट एसेट भी दी हुई है, प्लस फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट्स हमें जो नई वैल्यू आई है वो लेनी है, 6,75,000। पुरानी वाली वैल्यू नहीं लेनी, हमें नई वाली वैल्यू लेनी है। अब नेट एसेट मेथड से निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको इसी चीज़ को। नेट एसेट मेथड में हम क्या करते हैं? टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, ये नेट एसेट होती है, ठीक है। टोटल एसेट क्या है अपनी? करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट्स। नया वाला वैल्यू लेंगे तो 6,75,000 प्लस 65,000 नई वैल्यू, और लाइबिलिटी तो अपनी यही है 1,60,000, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे इनमें से, तो ये हो जाएगा आपका 6,75,000 प्लस 65,000, 7,40,000 माइनस 1,60,000, ये आ जाएगा टोटल 5,80,000। और इसका 70% चला जाएगा होल्डिंग केस में, 70% निकाल लो इसका, ये आएगा 4,06,000। और बाकी का जो आएगा इसका 30%, ये आएगा 1,74,000। सेम चीज़ नेट एसेट के अंदर, ये देखो नेट एसेट के बराबर होता है इनकी, ये भी देखो, ठीक है। दोनों में से आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। नेट एसेट से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये ठीक है नहीं। तो नेट एसेट अब जो हमें लेनी है फिक्स्ड एसेट्स, ये अब नई वाली वैल्यू के हिसाब से लेंगे, पुरानी वाली को आप भूल जाओ। सो ये तो हो गया आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट देखा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखा है, और जो बैलेंस शीट है सब्सिडरी कंपनी की, उसमें पहले से ही रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस या लॉसेस या अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम कैसे डीलिंग करते हैं वो देखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट या रिजर्व। अगर आपको प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में बांट के करना है तो अभी तक की जो अपनी बैलेंस शीट बनी है उसको हम ये मान के चलते हैं कि जिस दिन अक्वायर किया ये उसके हिसाब की बैलेंस शीट है। मतलब ये जो पूरा का पूरा, मतलब तब तक की बैलेंस शीट है जब आपने अक्वायर किया, ये पूरा का पूरा जो सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस दिया होता है ना, अभी तक के क्वेश्चन में ये करके चले हम कि ये सारा प्री एक्विजिशन का है। डिटेल में कल बताऊँ, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।